ये 2 सीट्स के पैसे दिए हैं मैंने, अब उसमें सामान रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी। इतने में फ्लाइट अटेंडेंट वहां आ गई और जल्दी से सिचुएशन संभालने की कोशिश करने लगी और वो स्माइलिंग मैन अभी भी बस मुस्कुरा रहा था। अचानक वेद को कुछ रियलाइज हुआ और उसकी भौहें तन गई। उसने अपने साथ बैठे तीनों को हाथ से इशारा करके करीब आने कहा और फिर एकदम धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, सुनो, अगर यहां कोई भी मैटर हुआ तो कुछ बोलना मत, समझे तुम तीनों, कुछ करना भी मत। यह सुनकर तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। मानव ने शॉक ढोकर पूछा, क्या मतलब, यहां कोई मैटर होने वाला है? वेद ने हाँ में सिर हिलाया, बस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जस्ट बी केयरफुल। लेकिन फिर मानव वेद का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओह रियली वेद, अब तुम बात डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हें डर लग रहा है। यह सुनकर सीमा और माही ने हैरानी से वेद की तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। सीमा बोली, ये बात तो कियारा मैडम को बतानी पड़ेगी। इन्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, उसने मन में सोचा, लेकिन मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। यह सोचकर वेद ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़कर उस गूंगे स्माइलिंग मैन को देखा। वो गूंगा आदमी अपना बैग ऊपर वाले लगेज कंपार्टमेंट से निकाल चुका था। उसने बैग से व्हाइट प्लास्टिक बॉक्सेस निकाले और उसमें से कुछ सामान निकालकर जल्दी जल्दी सामान को जोड़ने लगा। उसके आसपास बैठे लोग हैरान थे कि ये कर क्या रहा है। वेद भी मन ही मन बोला, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कुछ भयानक होने वाला है, और हो ना हो ये पागल आदमी इसका कारण है, लेकिन मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। आखिर अभी बहुत से काम बाकी हैं। सबसे पहले तो कियारा के प्रति अपने फीलिंग्स को समझना है कि ये प्यार है या कुछ और। उसके साथ ही अपने पेरेंट्स के कातिलों से रिवेंज भी लेना है। वेद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और नोट किया कि कैबिन के अलग अलग कोने में बैठे और भी लोग अपने सूटकेसेस से वैसे ही व्हाइट प्लास्टिक बॉक्सेस निकाल रहे हैं। वेद ने तुरंत मानव और बाकी दोनों लड़कियों को धीरे से कहा, तुम लोगों का मजाक खत्म हो गया हो तो सीरियस हो जाओ थोड़ा, कोई रिएक्शन मत देना, चाहे आगे कुछ भी हो, मैं कुछ भी करूं, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन मानव और दोनों लड़कियों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्हें अभी भी वेद की बात मजाक लग रही थी। इसी बीच उस अजीब तरीके से मुस्कुराने वाले आदमी को एक सफेद प्लास्टिक का धनुष जैसा इक्विपमेंट बनाते देख बगल में बैठी हुई औरत क्यूरियसली पूरी, ये कैसा खिलौना बनाया है? स्माइलिंग मैन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराता रहा। और जैसे ही उसका इक्विपमेंट बन गया, उसने व्हाइट बॉक्स से कुछ काले बैग्स निकाले। फिर वो उठकर अचानक उस मोटे आदमी के सामने गया जिसने एयरपोर्ट पर उसे थप्पड़ मारा था। वेद मन ही मन बोला, अब होगा रियल एक्शन सीक्वेंस। उस स्माइलिंग मैन ने झटके से उस मोटे आदमी का बॉक्स सीट से नीचे गिरा दिया, जो सीधा मोटे आदमी के पैरों पर गिरा और वो दर्द से चीखा, अरे पागल आदमी, तू फिर आ गया, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो उठकर स्माइलिंग मैन को थप्पड़ मारना ही वाला था, लेकिन तभी उस स्माइलिंग मैन के हाथ में रखे धनुष जैसे इक्विपमेंट से एक पतला सा तीर निकला और उस मोटे आदमी के पैर में फंस गया। वो मोटा आदमी वहीं चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ा। स्माइलिंग मैन ने फिर इक्विपमेंट का बटन दबाया और तीर उस मोटे आदमी के गाल को पार करते हुए पूरे मुंह को छेद गया। अब वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, बस कराह रहा था। ये देखकर तो वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे। अगले ही पल पूरे कैबिन में हड़कंप मच गया। एक एयर पुलिस दौड़कर वहां आया, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? लेकिन तभी एक और आदमी बीच में खड़ा हो गया। उसके हाथ में भी वही प्लास्टिक क्रॉसबो था। उसने एयर पुलिस को निशाना बनाया और 2 तीर उस एयर पुलिस के कंधे को चीरते हुए निकल गए। तभी एक और एयर पुलिस भाग कर आया तो एक तीर सीधा उसके सीने के पार हो गया और वो वहीं मौत के घाट उतर गया। ये देखकर तीसरा एयर पुलिस चुपचाप साइड हो गया ताकि मौका देखकर हमला कर सके। ये सब क्रॉसबोज प्लास्टिक और स्टील पार्ट्स से बने थे और अलग अलग टुकड़ों में लाए गए थे, इसलिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पकड़ में नहीं आ पाए। और क्रॉसबो इतने पावरफुल थे कि इंसान के शरीर को चीर कर अंदर घुस सकते थे। एयर पुलिस की हालत देखकर लोग डर से चिल्लाने लगे। तभी अचानक 6 लोग उठ खड़े हुए, 2 पीछे, 2 बीच में और 2 आगे के दरवाजे पर। सभी के हाथों में असेंबल्ड क्रॉसबोज थे जो पैसेंजर्स को निशाना बनाए हुए थे। उनमें से एक बोला, चुप हो जाओ सब के सब, वरना जो चिल्लाएगा उसका यही हाल होगा। लोगों के बीच बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ये सब देखकर वेद की भौहें तन गई और उसकी मुट्ठी कस गई, लेकिन वो शांत रहा, जैसे बाज अपने शिकार पर घात लगाया हो। अब मानव, सीमा और माही को समझ आ गया कि वेद ने उन्हें क्यों वार्न किया था। इधर स्माइलिंग मैन मोटे आदमी की गर्दन पर क्रॉसबो तान कर बोला, क्यों, बहुत थप्पड़ मारने का शौक है ना? अब जाकर मोटे आदमी को समझ आया कि वो स्माइलिंग मैन सिर्फ पागल और गूंगा होने का नाटक कर रहा था। बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई? मोटा आदमी बोलता भी कैसे,
उसके मुंह में तीर फंसा हुआ था। वो कांप रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरा और हाथ जोड़कर रोने लगा। स्माइलिंग मैन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कमांडिंग टोन में बोला, चल वो बॉक्स खोल जिसके लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया था। मोटा आदमी हिचकिचाया। तभी स्माइलिंग मैन ने उसके चेहरे में धंसा तीर झटके से खींच निकाला। उस मोटे आदमी की चीख निकल पड़ी और ये देखकर आसपास बैठे लोग चीख पड़े। उसी वक्त फ्रंट कैबिन से एक रॉबर ने मेगाफोन उठाया और ऊंची आवाज में बोला, हेलो पैसेंजर्स, इट्स अ बैड लक कि तुम इस प्लेन में सफर कर रहे हो, क्योंकि आज यहाँ मौजूद हर आदमी को खाली हाथ इस प्लेन से उतरना पड़ेगा। लेकिन घबराओ नहीं, हम सिर्फ पैसा चाहते हैं, किसी की जान नहीं। सो बेहतर होगा कोऑपरेट करो, वरना अगर हमें मजबूर किया तो प्लेन से सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। वेद ने कैबिन में फैली दहशत को महसूस किया। उसका शातिर दिमाग तुरंत स्ट्रैटेजी बनाने लगा। ये प्रोफेशनल लग रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी। यही इनकी कमजोरी बनेगा। वहीं रॉबर्स की बात सुनने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स भी कांप रहे थे। उन्होंने एयर पुलिस की तरफ देखा, जो पहले ही घायल होकर हिल नहीं पा रहे थे। तभी एक अटेंडेंट हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि रॉबर हंसते हुए बोला, हे एयर होस्टेस, कहां चली? कॉकपिट में जाकर हेल्प मांगना चाहती हो? ये सब बेकार की कोशिश मत करो। हम टोटल 10 हैं और यहां 6 दिख रहे हैं। गेस करो बाकी 4 कहां हैं? ये सुनकर अटेंडेंट का चेहरा सफेद पड़ गया। वही वेद मन ही मन सोचा, 10 आदमी, इंटरेस्टिंग। इनका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि इनका बैकअप प्लान भी है और वो 4 लोग हो ना हो कॉकपिट को कंट्रोल कर चुके होंगे। पीछे स्माइलिंग मैन ने मोटे आदमी से बॉक्स खुलवाया। बॉक्स के अंदर कीमती रत्न देखकर वो खुश होकर बोला, वाह रे मोटे, तू तो सच में रईस का बाप निकला। एक एक पीस लाखों का होगा। मजा ही आ गया। स्माइलिंग मैन ने सारे कीमती रत्न अपने बॉक्स में डाल लिए और बाकी के 3 रॉबर्स के साथ लोगों के बीच घूमने लगा। मेगाफोन वाला रॉबर और एक रॉबर केबिन के दोनों तरफ खड़े होकर नजर रखे हुए थे। मेगाफोन वाला रॉबर बोला, सब लोग अपने वॉलेट्स, फोन्स, ज्वेलरी, सारी वैल्यूएबल चीजें इन बैग्स में डाल दो। अगर किसी ने मनमानी की तो हम अपनी मनमानी पर उतर आएंगे। रॉबर्स एक एक करके पैसेंजर्स से वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट करने लगे। बैग्स एक एक करके भरते गए। जब वेद की बारी आई तो उसने दिखावे में डरने का नाटक किया और फिर वॉलेट डाल दिया। मानव, सीमा और माही तीनों से भी सब कुछ बैग में डलवा दिया। तभी रॉबर वेद को पॉइंट करते हुए बोला, तूने बस वॉलेट डाला है, तेरे पास और भी सामान होगा, जल्दी डाल। तब वेद बोला, मेरे पास बस कपड़े ही हैं, वो भी सस्ते। तुम लोग कपड़े भी उतरवाओगे क्या? तभी एक और रॉबर ने सामने बैठे एक आदमी पर तीर तान दिया और बोला, तेरा वॉलेट दे जल्दी। वो आदमी सख्त लहजे में बोला, मैं नहीं दूंगा। मैं सोल्जर रहा हूं, 8 साल तक इंडियन बॉर्डर की रक्षा की है मैंने। मैं कभी बैटलफील्ड पर कभी नहीं डरा, तो तुम जैसों से क्या डरूंगा। अगले ही पल तीर उस एक्स सोल्जर के सिर को चीरता हुआ निकल गया। केबिन में सन्नाटा छा गया। जब तक समझ पाते वो सोल्जर पहले ही बगल वाले पैसेंजर पर गिर चुका था। उसकी आंखें अब भी खुली थी। जिंदगी और मौत की लड़ाई उसने बार बार लड़ी थी। वो बेचारा दुश्मन की गोली से नहीं मरा, लेकिन इन लुटेरों के हाथों मारा गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।